हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर इमरान खान। मैं आपका स्टडीग्राम बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक है राजस्थान के पूर्वी मैदान। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से याद है, क्योंकि आपने इससे पहले के सारे वीडियोस देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा या अच्छे से याद है कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों या 4 भौतिक खंडों या फिजिकल डिविजन्स में बांटा गया है। उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली पर्वतीय क्षेत्र या अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है पूर्वी मैदान। तो थोड़ा सा इसको और स्पष्ट करने के लिए मैं कुछ और चर्चा करूंगा इस पे। देखिए दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी के आधार पर राजस्थान को 2 भागों में बांटा जाता है। एक वो राजस्थान जहां मरुस्थल पाया जाता है और एक वो राजस्थान जहां मरुस्थल नहीं पाया जाता। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रेणी या अरावली पर्वतीय क्षेत्र या अरावली प्रदेश के पश्चिम में जो राजस्थान है वो मरुस्थलीय राजस्थान है। कौन सा राजस्थान है? मरुस्थलीय राजस्थान है, और इसे ही हम उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अरावली पर्वतीय क्षेत्र के पूर्व में जो राजस्थान है वो गैर मरुस्थलीय राजस्थान है, और ये बेसिकली 2 भागों में बंटा हुआ है, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो एक तो आपको बिल्कुल ये स्पष्ट हो गया कि पूर्वी मैदान राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, तो गैर मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, अरावली और दक्षिण पूर्वी पठार के बीच में। अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के बीच में स्थित राजस्थान का जो भाग है वो पूर्वी मैदान कहलाता है। ठीक है, एक तो ये चीज याद रखें। अच्छा, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। यहां पर 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा स्थित होती है। ठीक है, 75 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन। तो अपने ये भी बोल सकते हैं कि अरावली और राजस्थान में अरावली और 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच का क्षेत्र पूर्वी मैदान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये याद हो जाएगा। एक चीज और आप याद रखें, थोड़ा सा इसे इंडिया जीके से रिलेट करते हैं। देखिए, आपको अच्छे से याद होगा, एक वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है और ये जो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है, ये दोनों प्रायद्वीपीय भारत के भाग हैं या प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के भाग हैं। ठीक है दोस्तों, याद आ गया। तो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के 2 भाग हैं, अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र राजस्थान में, और इनके बीच में और इन दोनों के बीच में नदियों के जल के द्वारा लाई गई मृदा से निर्मित ये जलोढ़ दोमट मैदानी क्षेत्र है। दोस्तों, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मतलब जल पर लोड होकर आने वाली मृदा। याद करने के हिसाब से बता रहा हूं दोस्तों। तो नदियों के जल पर लोड होकर जो मृदा आती है और उससे जो मैदानों का निर्माण होता है उसे जलोढ़ मैदान कहते हैं दोस्तों। तो ये अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के बीच में नदियों के जल के द्वारा निर्मित जलोढ़ दोमट मैदानी क्षेत्र है दोस्तों, याद रखना। और इसका निर्माण बेसिकली प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। ठीक है, इतना याद, ये तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि इस पर विस्तृत चर्चा जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है उस पर हम अलग वीडियो में करेंगे। तो थोड़ा सा याद रखें कब निर्माण हुआ था, प्लीस्टोसीन युग में। अच्छा दोस्तों, अब एक चीज और, जलोढ़ मैदान जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऐसे मैदान जहां पर नदियों के द्वारा, ऐसे जलोढ़ मैदान जहां नदियों के द्वारा अब जल नहीं आ पा रहा है या नदियां जो है वो लुप्त हो गई हैं, तो वहां की जो जलोढ़ मृदा है या जलोढ़ मैदानों की मृदा है वो पुरानी पड़ गई है दोस्तों। कैसी हो गई है? पुरानी। और पुरानी जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं? बांगड़। क्या कहते हैं? बांगड़। तो थोड़ा सा याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है यह 25 सेंटीमीटर, यहां पर स्थित है, लगभग 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा 2 भागों में बांट दिया जाता है। इस 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम का भाग क्या कहलाता है? शुष्कतम मरुस्थल। और इस 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और अरावली के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता था दोस्तों? अर्ध शुष्क मरुस्थल। आपको अच्छे से याद है? तो अब थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। इसी अर्ध शुष्क मरुस्थल को राजस्थान बांगड़ भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है
वो पुरानी जलोढ़ मृदा है। और अगर मोर स्पेसिफिकली आपको याद करना है तो झुंझुनू में कांतली नदी के द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र या कांतली नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? राजस्थान बांगड़। तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र पूरे को भी राजस्थान बांगड़ बोला जाता है कुछ बुक्स में, और आपको मोर स्पेसिफिकली याद करना है तो झुंझुनू में कांतली नदी के द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र को भी क्या बोला जाता है? राजस्थान बांगड़। तो ये क्या है? बेसिकली राजस्थान में पुरानी जलोढ़ मृदा। लेकिन दोस्तों ये जो पूर्वी मैदान है यहाँ पर मिट्टी अभी भी आ रही है नदियों के द्वारा, अभी भी यहाँ पर मिट्टी जो है बिछाई जा रही है नदियों के द्वारा। तो यहाँ के जो जलोढ़ मैदान है वो नवीन जलोढ़ मृदा के उदाहरण हैं, और एक तरीके से नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदानों को क्या कहते हैं? खादर। तो दोस्तों ये याद रखना कि राजस्थान में बांगड़ कहाँ, पुरानी जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है और नई जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा पूर्वी मैदान कहाँ स्थित है और कैसे निर्मित हुआ है, ठीक है। और अगर अपने इंडिया जीके से या इंडियन ज्योग्राफी से इसको रिलेट करें तो थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये पूर्वी मैदान जो है वो उत्तर के विशाल मैदान जो है उनका भाग माना जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो स्पष्ट हो गया कि पूर्वी मैदान कहाँ है? अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के बीच में। और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे उसकी थोड़ी सी रूपरेखा आपके सामने रख देता हूं मैं। बेसिकली दोस्तों इस दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। इसका जो दक्षिणी भाग है उसे माही बेसिन कहते हैं, माही नदी का अफवाह क्षेत्र है, इस आधार पर माही बेसिन कहलाएगा। इसके बाद में ये जो क्षेत्र है ये बनास बाणगंगा बेसिन क्षेत्र है दोस्तों, बनास बाणगंगा बेसिन क्षेत्र। और चंबल नदी का जो अफवाह क्षेत्र है, चंबल नदी का यहाँ पर आप नक्शे में थोड़ा सा देखिए, चंबल नदी का यहाँ से मध्य प्रदेश से चंबल नदी आती है, यहाँ भैंसरोडगढ़ वाले भाग से राजस्थान में प्रवेश करती है, कोटा बूंदी होती हुई इधर सवाई माधोपुर करौली धौलपुर होती हुई आगे उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये जो क्षेत्र है वो बेसिकली ये वाला यहाँ वाला ये जो क्षेत्र है वो बेसिकली क्या कहलाएगा? चंबल बेसिन। तो नदियों के आधार पर ही इसको 3 भागों में बांटा गया है। माही नदी पाई जाती है वो माही बेसिन, बनास और बाणगंगा नदी जहां पाई जाती है वो बनास बाणगंगा बेसिन, और चंबल नदी का अफवाह क्षेत्र जहां इस क्षेत्र में आएगा उसे क्या कहेंगे? चंबल बेसिन। ठीक है दोस्तों, इतना स्पष्ट हो गया। चलिए इन्हीं में अपने पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। माही बेसिन में पढ़ेंगे व्याघ्र घाट, बागड़। देखिए दोस्तों बांगड़ नहीं है, ये बागड़ है या वागड़ है, ठीक है। छप्पन का मैदान और कांठल, इसी में बनास बाणगंगा बेसिन क्षेत्र में, इसी में आगे अपने जब चलेंगे तो अपने पढ़ेंगे मेवाड़ मैदान, पीटमांड, खेराड़, रोही। और चंबल बेसिन में अपने बेसिकली पढ़ेंगे बीहड़ भूमि के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चर्चा करते हैं आगे। तो पूर्वी मैदान आपको बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि अरावली पर्वतीय क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के बीच का जो राजस्थान का भाग है जो नदियों के द्वारा निर्मित है और जलोढ़ दोमट मैदानों का उदाहरण है वो पूर्वी मैदान कहलाता है, और या फिर इसे अपने खादर भी बोल सकते हैं। दोस्तों ये राजस्थान के लगभग 23.3% भूभाग पर फैले हुए हैं। ये मैदानी क्षेत्र राजस्थान के, या यह पूर्वी मैदान राजस्थान के कुल भूभाग के 23.3% भाग को कवर करता है। ठीक है, याद रखना बिल्कुल। कितने जिले आ जाते हैं इसमें? 10 जिले आ जाते हैं। सॉरी ये प्रतिशत आ गया गलती से, यहाँ इसमें कितने जिले शामिल किए गए हैं? 10 जिलों को ये कवर करता है। नाम आते चले जाएंगे जिलों के तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और राजस्थान की जनसंख्या का लगभग 40% जो है वो इन मैदानी क्षेत्र या इस पूर्वी मैदान में निवास करता है। तो दोस्तों एक चीज याद करो, उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान कितना प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ था? कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ था? 58 से 61.11% पर। ठीक है, और ये कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? 23.3% भूभाग पर। ठीक है, यहां जनसंख्या कितनी निवास करती थी? वही लगभग 40%। और यहां जनसंख्या कितनी निवास करती है? वही लगभग 40%। ठीक है, तो दोस्तों एक थोड़ा सा यहां पे गौर करने लायक पॉइंट है कि ये 61.11 23.3% से ज्यादा है।
तो यहाँ ज़्यादा भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास कर रही है और यहाँ केवल 23.3% भूभाग पर 40% जनसंख्या, उतनी ही जनसंख्या निवास कर रही है। तो जन घनत्व, तो एक चीज याद रखना, सर्वाधिक जन घनत्व, अगर इन चारों भूभागों की तुलना करोगे दोस्तों, तो सर्वाधिक जन घनत्व वाला विभाग या भौतिक खंड कौन सा है? पूर्वी मैदान। अच्छा, उपजाऊ मृदा है, जलोढ़ दोमट मृदा है, तो सबसे ज्यादा कृषि कहाँ पाई जाती है? इसी पूर्वी मैदान में। नदियां पाई जाती हैं, इसी वजह से सर्वाधिक उद्योग धंधे कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। तो इसी कारण जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा निवास करती है, ठीक है। और इसी वजह से राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या इन्हीं मैदानी क्षेत्र में निवास करती है और इसी वजह से अगर इन चारों की तुलना करें तो सर्वाधिक जन घनत्व इसी क्षेत्र में पाया जाता है, इन चारों की तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, या बिल्कुल स्पष्ट हो गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसका अपने विभाजन लेते हैं। तो इसके विभाजन में सबसे पहले अपने देखेंगे माही बेसिन, ठीक है, और उसके बाद में वीडियो में जब आगे चलेंगे तो बनास बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों गौर कीजिए, माही बेसिन पे कौन से पॉइंट्स पे चर्चा करनी है? व्याघ्र घाट, बागड़, छप्पन का मैदान और कांठल। और कौन सा क्षेत्र है राजस्थान का? ये दक्षिणी क्षेत्र। अब इसे यहाँ से सीधा उठाएं दोस्तों और बिल्कुल यहाँ रखें। तो दोस्तों माही बेसिन, 3 जिले आपको याद रखने इस माही बेसिन में जो आएंगे। कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। और दोस्तों इन्हीं को सम्मिलित रूप से वागड़ कहते हैं। इन्हीं को सम्मिलित रूप से इस क्षेत्र को, दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र को वागड़ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर वागड़ राज्य था, अभी चर्चा करेंगे। या फिर भाषा या बोलियां पढ़ेंगे अपने राजस्थान की तो उसमें देखेंगे इस क्षेत्र में कौन सी बोली, कौन सी भाषा बोली जाती है। बोली भी बोल सकते हैं, वागड़ भाषा, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने आपका एक तरीके से कल्चर का टॉपिक है, वहाँ पर स्पष्ट करेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी इतना से याद रखें, वागड़ भाषा बोली जाती है और वागड़ राज्य कभी यहाँ पर हुआ करता था, ठीक है। कौन से 3 जिले आपको याद रखने हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये तो अपना एक पॉइंट हो गया स्पष्ट कि वागड़ या बागड़ क्यों बोला जाता है। अच्छा, बांगड़ नहीं है, ये बांगड़ नहीं है। बांगड़ पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट है या फिर भाषा के आधार पर ये नाम है, ठीक है। ये वागड़ या बागड़ है, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। चलिए अब बात करते हैं व्याघ्र घाट की। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र है, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, यहाँ पर व्याघ्र या बघेरों की अधिकता के कारण, किसके कारण? व्याघ्र या बघेरों की अधिकता के कारण इसे व्याघ्र घाट बोला जाता था, ठीक है। अब देखिए 1178, कब? 1178 में यहां मेवाड़ के सामंत सिंह ने, किसने भाई? मेवाड़ के सामंत सिंह ने वागड़ राज्य की स्थापना की। कौन से राज्य की? वागड़ राज्य की। तो वागड़ नाम कहां से आया? यहां से आया, ठीक है। मेवाड़ के सामंत सिंह ने यहां वागड़ राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी कहां थी भाई? बड़ौदा। ये बड़ौदा ध्यान करना, वो जो मेन जो बड़ी सिटी अपने फेमस है वो वाली नहीं है भाई। बड़ौदा कहां पर? आसपुर डूंगरपुर में। इसकी राजधानी कहां थी? बड़ौदा, आसपुर डूंगरपुर में, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना, वागड़ राज्य की स्थापना मेवाड़ के सामंत सिंह ने 1178 में। राजधानी क्या? बड़ौदा, आसपुर डूंगरपुर। 1520 में ये वागड़ राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया दोस्तों, 2 भागों में विभाजित हो गया। माही नदी का पूर्वी भाग, माही नदी का पूर्वी भाग जो है ये वाला क्षेत्र, यहां जगमाल ने बांसवाड़ा की स्थापना की। बेसिकली आगे चल के ये बांसवाड़ा कहलाया। तो ये हिस्सा किसके, इस हिस्से पर किसने अपना आधिपत्य स्थापित किया? जगमाल ने। माही नदी के पूर्वी भाग पर जगमाल ने बांसवाड़ा की स्थापना की और माही नदी के पश्चिमी भाग पर डूंगर सिंह या वीर सिंह जी ने डूंगरपुर की स्थापना की, ठीक है दोस्तों। थोड़े से हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक बार इसी तरीके से याद रखें। जब भी हिस्ट्री में ये टॉपिक आएगा तो आपको ये हेल्प देगा इसमें, ठीक है, उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी, आपको ये चीज़ें याद आएगी तो थोड़ा सा आपको रिकॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने बस मैं इतना सा बताना चाहता हूँ कि ये जो क्षेत्र है वो व्याघ्र या बघेरों की अधिकता के कारण क्या कहलाता है? व्याघ्र घाट।
ठीक है। और इस क्षेत्र में 1178 में मेवाड़ के सामंत सिंह ने वागड़ राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी थी बड़ौदा। आसपुर डूंगरपुर में 1520 में ये दो भागों में बंट गया। माही नदी का पूर्वी भाग जो है वहां जगमाल का अधिपत्य हुआ और वो आगे चल के बांसवाड़ा कहलाया। और माही नदी का जो पश्चिमी भाग है वहां डोंगर सिंह ने या वीर सिंह जी ने डूंगरपुर की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए अपने, व्याघ्र घाट और बागड़। अब बात करते हैं 56 का मैदान। दोस्तों देखिए, 56 की पहाड़ियां याद आ रहा है कुछ? 56 की पहाड़ियां कहां थी भाई? याद कीजिए, सिवाना से लेकर बालोतरा, ठीक है, याद आया? बाड़मेर में सिवाना से लेकर बालोतरा में गुंबदाकार पहाड़ियां थी, जिन्हें 56 की पहाड़ियां कहते थे। ठीक है, ये क्या है? 56 का मैदान। तो कंफ्यूज मत होना बस। 56 का मैदान देखिए दोस्तों, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में या बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में ये जो माही नदी है, इसके अपवाह क्षेत्र में 56 गांवों का एक समूह पाया जाता था। 56 गांव स्थित थे। इसी 56 गांवों के समूह के आधार पर इस मैदानी क्षेत्र को उपजाऊ क्षेत्र है, इसी वजह से गांवों की अधिकता थी। तो इसी मैदानी क्षेत्र को 56 गांवों के समूह के कारण 56 का मैदान बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रह जाएगा 56 का मैदान क्या है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र है, जहां 56 गांवों का समूह पाया जाता था या 56 गांव स्थित थे माही नदी के अपवाह क्षेत्र में, और उन्हीं के आधार पर, संख्या के आधार पर इसे 56 का मैदान बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कांठल, लास्ट पॉइंट कौन सा है? कांठल। तो दोस्तों सिंपल सा है, प्रतापगढ़ में माही नदी के अपवाह क्षेत्र को कांठल बोला जाता है। प्रतापगढ़ में माही नदी के अपवाह क्षेत्र को कांठल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे। थोड़ा सा भी याद रखना, माही नदी अपने पढ़ेंगे तब थोड़ा माही नदी के बारे में। राजस्थान की सीमा को 2 बार काटती है ये। अपमेरु मध्य प्रदेश में उद्गमित होती है, उसके बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर वापस राजस्थान से बाहर निकलती है और गुजरात की तरफ चली जाती है। विस्तार से चर्चा करेंगे जब अपने इसके बारे में नदियों का जो टॉपिक लेंगे, अपवाह तंत्र का जो टॉपिक लेंगे, उस पे इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपको बिल्कुल सारे पॉइंट स्पष्ट हो गए होंगे माही बेसिन के, व्याघ्र घाट, बागड़, 56 का मैदान और कांठल। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूँ और आप जितने भी पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अब तक हमने इस वीडियो में राजस्थान के पूर्वी मैदान को समझा है कि ये मैप में, राजस्थान के मैप में कहाँ स्थित है, कौन से क्षेत्रों के बीच में स्थित है। साथ ही इसके कुछ जनरल फैक्ट्स पे चर्चा की है और इसके एक भाग माही बेसिन पर विस्तृत चर्चा कर ली है। तो दोस्तों अब हम इसके दूसरे भाग, जो 2 नदियों के अपवाह क्षेत्र के आधार पर जिसका नाम रखा गया है, उस पर चर्चा करेंगे। बनास बाणगंगा बेसिन क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर हम जिन पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे वो होंगे मेवाड़ मैदान, पीटमांड, खेराड़ और रोही। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली बनास नदी तो मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा अब जब अपने अपवाह तंत्र करेंगे ना दोस्तों, उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे बनास नदी के बारे में। और बाणगंगा नदी है जो, वो जयपुर और भरतपुर क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। तो बेसिकली आप ये मैप में देखें तो हम इस क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, पूर्वी मैदान के इस क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इन पॉइंट्स पे चर्चा शुरू करते हैं। 3 डायग्राम है आपके सामने दोस्तों, पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। एक देखिए, ये डायग्राम बना हुआ है रोही का मैदान, ठीक है। एक ये डायग्राम बना हुआ है मेवाड़ का मैदान, और एक ये डायग्राम है दोस्तों जो आगे चलकर यहाँ मालपुरा टोंक लिखा हुआ है, यहाँ तक है। इन 3 डायग्राम्स पर आपको फोकस करना है। तो आपको ये चारों पॉइंट्स, मेवाड़ मैदान, पीटमांड, खेराड़ और रोही, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं दोस्तों मेवाड़ का मैदान। देखिए यहाँ पर मैंने 4 नाम लिखे हुए हैं दोस्तों, राजसमंद, भीलूडी, टकसाल, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल फैक्ट से इनको आपस में रिलेट करें दोस्तों, तो देखिए नागदा जो है
वो मुख्य राजधानी हुआ करती थी मेवाड़ की। ठीक है, 1234 में मेन सेंटर जो मेवाड़ राजघराने या मेवाड़ राज्य का बना वो कौन सा बना? चित्तौड़गढ़ दोस्तों। ठीक है, इसके बाद गिरि सुमेल युद्ध के पश्चात, देखिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं बस आपको याद कराने के हिसाब से थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर रहा हूँ इनको। नागदा के पश्चात 1234 में चित्तौड़गढ़ मेन सेंटर बन गया मेवाड़ राज्य का। ठीक है, गिरि सुमेल युद्ध के पश्चात 1559 में 1569 में जो उदयपुर जो है वो बसाया गया, और 1615 में उदयपुर जो है वो मेवाड़ राज्य की राजधानी बन गई। ठीक है, और 1674 में राजसमंद की स्थापना हुई। ठीक है, और जो मेवाड़ राज्य था उसमें भिलूड़ी सिक्का चलता था। आप ये सिक्कों में पढ़ोगे तो भिलूड़ी सिक्का जहाँ बनाया जाता था वो थी भिलूड़ी सिक्का टकसाल, कहाँ पर? भीलवाड़ा में। तो ये चार इस तरीके से आप रिलेट करके याद रखें चारों नाम। अब देखिए, राजसमंद, भिलूड़ी टकसाल या भिलूड़ी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के बीच का जो बनास नदी का अफवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मेवाड़ का मैदान। क्या कहलाता है? मेवाड़ का मैदान। ठीक है दोस्तों, यहां पर मुख्यतः लाल मृदा पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, और इसी वजह से यह क्षेत्र मक्का उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? मक्का उत्पादन के लिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों मेवाड़ के मैदान से। चलिए अगला पॉइंट करते हैं, पीटमांड। पीटमांड क्या है दोस्तों? देखिए, बनास नदी का उद्गम होता है दोस्तों खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से। ठीक है, इसके बाद जो बनास नदी का अफवाह क्षेत्र है उसमें देवगढ़, ये देवगढ़ नाम याद आ रहा है दोस्तों? अरावली पर्वत श्रेणी को 3 खंडों में बांटा था हमने। उत्तरी अरावली, ठीक है, खेतड़ी से सांभर तक। ठीक है, उसके बाद में मध्य अरावली, सांभर से लेकर देवगढ़ राजसमंद, तो ये वही देवगढ़ है। और उसके बाद देवगढ़ से लेकर खैर ब्रह्म सिरोही के बीच में कौन सी अरावली थी? दक्षिणी अरावली। तो उसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपने। बनास नदी के अफवाह क्षेत्र देवगढ़ राजसमंद में, बनास नदी का जो अफवाह क्षेत्र है उसमें देवगढ़ राजसमंद में, याद रखना दोस्तों, अवशिष्ट पहाड़ियों का मैदान पाया जाता है या अवशिष्ट पहाड़ियों का क्षेत्र पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पीटमांड। इसे क्षेत्र याद रखें, अवशिष्ट पहाड़ियों का क्षेत्र पाया जाता है जिसे हम पीटमांड कहते हैं। तो सिंपल सा है, बनास नदी के अफवाह क्षेत्र में देवगढ़ राजसमंद में अवशिष्ट पहाड़ियों का क्षेत्र पाया जाता है जिसे पीटमांड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद हो जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे चलकर भीलवाड़ा में एक जगह है जहाजपुरा। कौन सी जगह दोस्तों? जहाजपुरा। और इसी क्षेत्र को हम खेराड़ कहते हैं। उबड़ खाबड़ भूमि है ये दोस्तों। क्या है? उबड़ खाबड़ भूमि है जहाजपुरा भीलवाड़ा में के आसपास। इसे हम क्या कहते हैं? खेराड़। अच्छा दोस्तों, ये जो क्षेत्र है वो आगे टोंक तक जाता है। टोंक में कहा? मालपुरा तक। और मालपुरा वाले क्षेत्र को भी इसमें सम्मिलित कर दिया जाए तो ये क्या कहलाता है? माल खेराड़। तो आप ये बोल सकते हो भीलवाड़ा और टोंक में उबड़ खाबड़ भूमि क्षेत्र जो है उसे हम खेराड़ कहते हैं। बेसिकली जहाजपुरा से मालपुरा तक, और या फिर हम इसे क्या कहते हैं? माल खेराड़। ठीक है दोस्तों, याद हो जाएगा बिल्कुल। तो आपके अपने पॉइंट हो गए, मेवाड़ का मैदान हो गया, पीटमांड हो गया और खेराड़ हो गया। अब आते हैं अपने रोही पर। ये रोही जो है वो बेसिकली बाणगंगा नदी क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। अब देखिए थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आराम से समझ लीजिए। हम लगभग राजस्थान में ये इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यमुना नदी जो उत्तर प्रदेश में जा रही है और बाणगंगा नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसमें जयपुर और भरतपुर में एक उपजाऊ क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, ये जलोढ़ दोमट मिट्टी से निर्मित है दोस्तों। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, पूर्वी मैदान जो है वो जलोढ़ दोमट मैदान है, जिसमें जलोढ़ का मतलब मैंने आपको समझा दिया था। बांगड़ क्या होता है ये बता दिया था। खादर क्या होता है? बांगड़ पुरानी जलोढ़ मिट्टी, खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी। एक वर्ड आपने यहाँ दोमट देखा था दोस्तों। तो यहाँ ये मैंने उस समय इसलिए नहीं समझाया था क्योंकि यहाँ आपको अच्छे से समझ आएगा। जलोढ़ दोमट मिट्टी मतलब जलोढ़ मतलब बाणगंगा नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी, यमुना नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी, दो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, दो अलग अलग तरह की मिट्टी होगी और दो मिट्टियां जब मिक्स होती है तो वो दोमट कहलाती हैं। तो समझ गए दोस्तों, ये कैसा मैदानी क्षेत्र है? जलोढ़ दोमट मैदानी क्षेत्र।
और इसी उपजाऊ क्षेत्र को रोही कहते हैं दोस्तों। कहाँ बेसिकली कहाँ पाया जाता है? जयपुर और भरतपुर में। और गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो आपको सारे पॉइंट्स बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे दोस्तों बनास बाणगंगा बेसिन क्षेत्र से। ठीक है, देखिए बनास बाणगंगा बेसिन क्षेत्र से जो जिले आपको बेसिकली याद रखने हैं वो बनास नदी वाले याद रखने हैं, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा। और थोड़ा बहुत जो है दोस्तों ये जो क्षेत्र है बनास बाणगंगा क्षेत्र या बनास बाणगंगा बेसिन क्षेत्र, ये इसमें थोड़ा बहुत टोंक और जयपुर और भरतपुर के क्षेत्र भी आते हैं। लेकिन मेन जिले जो आपको याद रखने हैं वो कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों कि मेवाड़ का मैदान कहाँ पाया जाता है। ठीक है, कौन से जगहों के बीच में स्थित है ये याद रखना है। यहाँ की मृदा का प्रकार, मक्का उत्पादन, उसके बाद में अपने को पीटमांड क्षेत्र है, बिल्कुल आसान है। बनास नदी के अफवाह क्षेत्र में देवगढ़, राजसमंद में अवशिष्ट पहाड़ियों का मैदान, उसके बाद जहाजपुरा, भीलवाड़ा से मालपुरा टोंक के बीच में उबड़ खाबड़ भूमि क्षेत्र मालखेराड़ कहलाता है। और रोही के मैदान बाणगंगा और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है ये जलोढ़ दोमट मिट्टी से निर्मित उपजाऊ क्षेत्र है, जयपुर और भरतपुर में बेसिकली पाया जाता है। और किसके लिए फेमस है? गेहूं उत्पादन के लिए। तो दोस्तों मैं थोड़ा साइड हो रहा हूं, आप जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं आराम से नोट डाउन कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अब तक हमने इस वीडियो में राजस्थान के पूर्वी मैदान पर चर्चा की है, इसके कुछ जनरल फैक्ट्स जानने की कोशिश की है, इसके दो भाग माही बेसिन और बनास बाणगंगा बेसिन को अच्छे से समझने का प्रयास किया है। अब दोस्तों हम इसमें चर्चा करेंगे चंबल बेसिन क्षेत्र, जो इसका आखिरी भाग है। बेसिकली चंबल नदी का जो अफवाह क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, इससे अपने आगे बढ़ेंगे तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर क्षेत्र में जो चंबल नदी का अफवाह क्षेत्र मिलता है उस पर हम चर्चा करेंगे चंबल बेसिन क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, और इस पे हमारा मेन फोकस रहेगा एक ही पॉइंट पर, बीहड़ या बीहड़ भूमि क्षेत्र। ठीक है, अच्छा ये क्या है बीहड़ या बीहड़ भूमि क्षेत्र? ये दोस्तों अवनालिका अपर्दन से निर्मित उत्खात या उत्खनात। ठीक है दोस्तों, ये उत्खनात भी कहते हैं इसको, उत्खात या उत्खनात स्थलाकृति है। अब देखिए ये क्या है, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। देखिए मृदा अपर्दन क्या है दोस्तों? मृदा अपर्दन क्या है, अगर सरल शब्दों में कहूं तो वायु, जल या किसी भौतिक बल जैसे पशु चराई वगैरह जो होती है ना, उसके द्वारा मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाना मृदा अपर्दन कहलाता है। इससे मृदा की फर्टिलिटी या उपजाऊपन जो होता है उसमें कमी आती है। ठीक है, अब ये मृदा अपर्दन कितने प्रकार से हो सकता है? तो अभी मैंने बोला वायु के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है या भौतिक बलों के द्वारा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए नदियों के जल के द्वारा जो अपर्दन होता है ना दोस्तों, उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक तो आवरण अपर्दन। आवरण अपर्दन में क्या होगा, पूरी की पूरी सतह की जो मिट्टी है वो एक साथ चली जाएगी। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं। और अवनालिका अपर्दन क्या है दोस्तों? अवनालिका अपर्दन में पूरी सतह की मिट्टी एक साथ नहीं जाती दोस्तों। इसमें क्या होता है, खड्डे या नाली के रूप में जल जो होता है वो खड्डे या नाली के रूप में मिट्टी को अपने साथ ले जाता है, जिससे ऐसी ऊंची नीची भूमि बन जाती है। जिससे कैसी स्थलाकृति बन जाती है? इस प्रकार की ऊंची नीची स्थलाकृति बन जाती है। और ऐसे भूमि क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? बैडलैंड टोपोग्राफी या उत्खनात स्थलाकृति। ठीक है, और चंबल नदी के द्वारा जो ये क्षेत्र बना है इसे राजस्थान में हम क्या कहते हैं? बीहड़ भूमि क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा इधर फोकस कीजिए। तो यहां पर देखिए मैंने समझाया भी है, चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन, इंग्लिश में कहते हैं गली इरोजन, उसके द्वारा कंदरा युक्त भूमि बनती है जिसे बीहड़ कहते हैं। अब देखिए थोड़ा इधर देखिए, कंदरा क्या है और यहीं पर अपने समझेंगे डांग क्या है। तो इस प्रकार ऊंची नीची जो भूमि क्षेत्र बनता है इसे क्या कहते हैं? बीहड़ भूमि क्षेत्र। ठीक है, इसमें जो ये पहाड़ी नुमा भाग है, जो ऊंचाई वाला भाग है दोस्तों, वो क्या कहलाता है? डांग। और जो ये नीचे वाला भाग है वो क्या कहलाता है? कंदरा। तो इस प्रकार कंदरा युक्त भूमि बनती है, उसे बीहड़ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा। राजस्थान में ये
जो बीहड़ भूमि क्षेत्र है वो कितना है, लगभग 2800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कितने में फैला है, 2800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और सर्वाधिक कहाँ है दोस्तों, धौलपुर में। आपसे पूछ ले राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि कहाँ पाई जाती है, धौलपुर में, ठीक है। और स्थानीय भाषा में इस भूमि क्षेत्र को यहाँ के स्थानीय लोग खादर भी कहते हैं। खड़ युक्त भूमि, खड्डे युक्त भूमि क्या कहलाती है, खादर। देखिए नवीन जलोढ़ मिट्टी मृदा को भी खादर कहते हैं। यहाँ पर स्थानीय भाषा में इस बीहड़ भूमि क्षेत्र को लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। थोड़ा सा ये भी याद रखना, आपसे पूछ ले स्थानीय भाषा में बीहड़ भूमि क्षेत्र को क्या बोला जाता है, खादर, ठीक है भाई। अच्छा, कुछ एक फैक्ट्स हैं जो, अच्छा बीहड़ का पहाड़ी भाग डांग हो गया। डांग की रानी किसे कहते हैं, बीहड़ का पहाड़ी भाग ऊंचाई वाला भाग क्या है, डांग। और डांग की रानी किसे बोला जाता है दोस्तों, करौली। ऐसे ही दोस्तों आपसे पूछ ले बाई चांस कि कुंवारी बीहड़ किसे कहते हैं, ठीक है, कुंवारी बीहड़। तो दोस्तों थोड़ा सा बस इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो मैं सोचा बता दूं आपको मैं। बेसिकली दोस्तों कोटा और बारा जो है वहां पर ये जो चंबल नदी है ना दोस्तों, इसकी एक सहायक नदी है काली सिंध नदी, ठीक है। उस काली सिंध के आसपास का जो जंगली क्षेत्र है ना दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, कुंवारी बीहड़ कहते हैं। ये बीहड़ पे अपने चर्चा कर रहे हैं तो मुझे लगा कि ये भी बता देता हूँ, एक फैक्ट आपको याद हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि चंबल बेसिन में अपने को बेसिकली मेन फोकस किस पे करना है, बीहड़ पर। क्योंकि चंबल नदी फिर से वही सेम चीज़ अपवाह तंत्र में आराम से पूरा डिटेल में समझेंगे। और बीहड़ क्या होता है आपको समझ आ गया होगा। चंबल नदी के द्वारा क्या कौन से प्रकार का अपर्दन या सॉइल इरोजन होता है, अवनालिका अपर्दन या गली इरोजन, और उससे ऊंची नीची भूमि क्षेत्र बनता है, उसे उत्खनात स्थलाकृति या उत्खात स्थलाकृति या बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। ऊंचाई वाले भाग डांग, निचाई वाले भाग कंदरा, और इसी भूमि क्षेत्र को क्या कहते हैं, बीहड़। राजस्थान में लगभग 2800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, सर्वाधिक धौलपुर में। बीहड़ का जो पहाड़ी भाग है डांग कहलाता है, डांग की रानी करौली कहलाती है। स्थानीय भाषा में बीहड़ भूमि क्षेत्र को खादर कहते हैं, और कोटा बारा में काली सिंध नदी के आसपास का क्षेत्र कुंवारी बीहड़ कहलाता है। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से पूर्वी मैदान पूरा समझ में आ गया होगा। और मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा अभी, तो आप आराम से सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। आपका जो भी सुझाव है, वीडियो के अंदर जो भी अच्छी बात लगी है, जो भी टॉपिक के अंदर कोई अच्छी बात लगी है, उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे नया वीडियो आए आपके पास हाथों हाथ नोटिफिकेशन आ जाए। और जितने भी आपके जानकार हैं जो आरपीसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान के बारे में जानना चाहते हैं, उनसे हमारे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ठीक है। आपका सपोर्ट जो है वही हमें आगे लेके जाएगा। और दोस्तों कोरोना संकट का समय है, कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, एक तरीके से कम्युनिटी स्प्रेड मान सकते हैं इसे। तो थोड़ा अपनी सेफ्टी रखें दोस्तों, बिना किसी कारण घर से बाहर ना निकलें, अपनी सेफ्टी रखें और अपने परिवार की सेफ्टी रखें दोस्तों। थैंक यू।